मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। इसका कारण यह है दोस्तों कि हमारा तबीयत ठीक नहीं है। इसके लिए हम आप सभी से दिल से माफ़ी मांगते हैं। अभी भी हमारा तबीयत 100% प्रॉपरली ठीक नहीं हुआ है, बट मैंने सोचा कि वीडियो यदि मैं नहीं डालूंगा, हमारे जो दोस्तों हैं जो हमारे वीडियो का वेट करते हैं, उनको लगेगा कि यह सब सर वीडियो नहीं डाल रहे हैं। इसलिए मैं फिर से एक नए टॉपिक की ओर, फिर से एक नए चर्चे की ओर आगे बढ़ते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा, आज मैं डायग्राम बनाकर आपको नहीं समझाऊंगा। आज मैं डिस्कशन करता हूँ आप लोगों के साथ, जो भाई और दोस्तों जो इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, वो ईओडी क्रेन के ऊपर जरूर काम करते होंगे। इलेक्ट्रिकल में यदि इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो ईओडी क्रेन में आप लोग जरूर काम करते होंगे। जो एक्सपीरियंस होल्डर है, जो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, और जो नए हैं उसके लिए तो डेफिनेटली है। तो आज हम फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में, ईओडी क्रेन का मेन होइस्ट और ऑक्सिलरी होइस्ट, ईओडी क्रेन का जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल ऑपरेट ट्रेबल, ओके, इसी नाम से हम जानते हैं। तो ईओडी क्रेन का जो हमारा मेन होइस्ट ऑक्सिलरी होइस्ट है, उसमें एक टाइप का यह प्रॉब्लम आता है कि मोटर चल रही है, मेन होइस्ट या ऑक्सिलरी होइस्ट चल रही है, बट स्लो चल रही है, लोड नहीं ले पा रहा है। एज ए एग्जाम्पल 70 टन की क्रेन है, तो हमारा इसमें 30 टन ही लोड नहीं ले पा रहा है। 70 टन तो दूर की बात है। और मोटर जब चला रहा है तो मोटर जिस मूवमेंट में, जिस स्पीड में चलना चाहिए, वो स्पीड में भी नहीं चल रहा। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये फेस करने को हम लोग को मिलता है कि जैसे ही मोटर को ऑन कर रहे हैं, फ्यूज मार दे। तो ये प्रॉब्लम किस लिए होता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है, माने हमको किस तरह से चेक करेंगे तो हमको सॉर्ट आउट मिलेगा, प्रॉब्लम डिटेक्ट कौन सा प्रॉब्लम को हम फाइंड आउट कर पाएंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे, यह सब आज हम डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि क्रेन में इंडक्शन स्लिप रिंग मोटर लगी हुई रहती है। तो इंडक्शन स्लिप रिंग मोटर का जो मैंने आपका प्रिंसिपल या इसका चलने का जो सिद्धांत बताया था, ये किस तरह का है। इंडक्शन स्लिप रिंग मोटर में स्टेटर में तो कॉइल रहता ही रहता है, बट रोटर में भी कॉइल रहता है। और रोटर को हम लोग क्या करते हैं, रोटर का जो डीईएफ है, इस कॉइल को हम लोग क्या करते हैं, बाय रेजिस्टेंस बॉक्स लगाकर मोटर को चलाते हैं, है ना। यही फंडा है, यही लॉजिक है। मैंने इससे जो पहले वीडियो है, मैं बहुत सारा प्रिंसिपल, इंडक्शन स्लिपिंग मोटर का प्रिंसिपल, ईओडी क्रेन का सर्किट डायग्राम, ईओडी क्रेन का बाय रेजिस्टेंस सर्किट डायग्राम, मैं सब ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ओके। फिर भी मैं आज के वीडियो में ये सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसका जो कनेक्शन होता है रोटर साइड का, बाय रेजिस्टेंस हम इसको क्या करते हैं, रोटर को क्लोज करते हैं। जो डीईएफ रोटर का रहता है उसको क्लोज करते हैं। और स्टेटर में क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। और जैसे ही हम स्टेटर में 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और रेजिस्टेंस से ये क्लोज करके बैठा हुआ है, तो मेरा मोटर घूमना स्टार्ट हो जाता है। बट स्टार्टिंग में 1 नंबर गियर में इसका स्पीड कम रहता है। सबसे पहला नंबर तो हमको ये चेक करना है कि इसका जो हमारा पैनल है, जो स्टेप बाय स्टेप मास्टर कंट्रोलर से हम मेन होइस्ट या ऑक्सिलरी होइस्ट को चलाते हैं, तो मास्टर कंट्रोलर से कैसे चलाते हैं, पहले 1 नंबर गियर में डालें तो 1 नंबर गियर में फुल रेजिस्टेंस रहता है। 1 नंबर गियर में फुल रेजिस्टेंस रहता है, मोटर का स्पीड कम रहेगा। जैसे 2 नंबर डालें, पहला रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, तो पहला रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन होगा तो रेजिस्टेंस बॉक्स को क्या करेगा, कुछ परसेंटेज 20% रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर देगा। और जैसे ही 20% रेजिस्टेंस शॉर्ट होगा, हमारा मोटर का स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि बाय रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर लगाकर हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को शॉर्ट करते हैं। और रेजिस्टेंस जैसे ही शॉर्ट होता है, हमारा स्पीड इंक्रीज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो 5 नंबर गियर तक, लास्ट स्टेप तक, हमारा पांचों का पांचों रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर जो है ऑन हो रहा है कि नहीं। 1 नंबर ये यदि ऑन हो रहा है, तब दूसरी प्रॉब्लम कहीं और है। अब 2 नंबर में सबसे पहले हम चेक करेंगे, देखें कि हमारा रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर दोनों कंडीशन में, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों कंडीशन में ऑन हो रहा है, पिकअप ले रही है, बट हमारा मोटर जो है हाई स्पीड में नहीं चल रही है। मोटर हाई स्पीड में नहीं चलेगी, ये टॉर्क जनरेट नहीं कर पाएगी, रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टेंस लगे होने के कारण जो रेजिस्टेंस शॉर्ट नहीं हो रही है, तो लोड नहीं ना ले पाएगी। मोटर को रेजिस्टेंस बॉक्स किस लिए लगाते हैं,
ये भी मैंने वीडियो बनाकर डाला हूँ। रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, इसका पहला आंसर होगा मोटर को घुमाने के लिए। अब भाई रेजिस्टेंस बॉक्स से मोटर क्यों घुमाते हैं? क्योंकि हमारा जो इंडक्शन स्लिपिंग मोटर का है स्टार्टिंग टॉर्क ऐसा ही हाई होता है, लोड कैपेसिटी उठाने के लिए हम इंडक्शन स्लिपिंग मोटर लगाते हैं। अब बाय रेजिस्टेंस बॉक्स लगाकर हम मोटर को घुमाते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स लगाने से स्टार्टिंग टॉर्क तो बढ़ता ही बढ़ता है, बट कैसे? सबके माइंड में ये सवाल होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिए, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो स्टार्टिंग टॉर्क कम ना हो जाएगा? नहीं, स्टार्टिंग टॉर्क और बढ़ाते हैं, लेकिन कंट्रोल करते हुए। रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए, बट कंट्रोल करते हुए। यही कारण है कि इसमें 5 गो रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर स्टेप बाय स्टेप लगाते हैं, ताकि हम मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा भी सके और लोड भी उठा सके। मेरा मोटर पिकअप में भी स्टार्ट हो और आस्ते 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 100% स्पीड में इंक्रीज हो। ओके, ये यही कारण है रेजिस्टेंस बॉक्स का। अब दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमको, मैंने अभी जिस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, इसमें तो रेजिस्टेंस बॉक्स देख लिए, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर देख लिए, ऑन हो रहा है। अब हमको देखना है रेजिस्टेंस बॉक्स टू मोटर टर्मिनेशन। मोटर घूम रहा है कि डेफिनेटली हमारा 3 फेज सप्लाई स्टेटर को मिल रहा है। अब देखना है कि रेजिस्टेंस बॉक्स DEF जो केबल है, जो हम मोटर टर्मिनेशन में रोटर को कनेक्शन किए हैं, वो केबल हमारा सही है कि नहीं। हो सकता है वो केबल कहीं पर ओपन हो गया, रोटर प्रॉपर्ली शॉर्ट नहीं हो रहा है, सिंगल फेजिंग हो रहा है ना। केबल को चेक कर लिए, दोनों साइड से खोल दिए, ठीक ना। जब तक हम रेजिस्टेंस बॉक्स से नहीं खोलेंगे हम प्रॉपर्ली केबल को चेक नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करेंगे, मोटर से भी रोटर का कनेक्शन निकाल देंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स से भी निकाल देंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स को चेक कर लिए, DEF जो हमारा पॉइंट आउट जो आउटपुट केबल जो मोटर में जाकर लगी हुई है, DEF रेजिस्टेंस बॉक्स का भी रेजिस्टेंस हम चेक कर लिए, बराबर आ रहा 18 ओम्स हो, 42 ओम्स हो, 50 ओम्स हो, तीनों में DEF में बाय मल्टीमीटर हमने रेजिस्टेंस चेक कर लिए। तो रेजिस्टेंस हमारा ओपन नहीं है, रेजिस्टेंस में बराबर हमारा सर्किट क्लोज है। ओके, रेजिस्टेंस बॉक्स भी चेक करना हो गया। अब हम केबल चेक करेंगे। 3 नंबर में क्या करेंगे, केबल चेक करेंगे। केबल भी हमारा सही है, अरे मेरा केबल भी सही है, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर भी ऑन हो रहा है, रेजिस्टेंस बॉक्स भी ओपन नहीं है, रेजिस्टेंस का जो DEF जो पॉइंट है आउटपुट टर्मिनल है वो भी हमारा सही है। अब प्रॉब्लम कहाँ है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। मैंने 3 स्टेप चेक कर लिया। पहला स्टेप देख लिया कि सारा का सारा स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है। दूसरा स्टेप मैंने देख लिया रेजिस्टेंस बॉक्स का DEF का कंटिन्यूटी, उसका रेजिस्टेंस देख लिया सही है। तीसरा स्टेप मैंने देख लिया कि केबल भी हमारा सही है। अब आएंगे मोटर टर्मिनेशन के पास। अब मोटर टर्मिनेशन में जो DEF है, DEF का कंटिन्यूटी चेक करेंगे, है ना। DEF का कंटिन्यूटी चेक करेंगे, देखेंगे DEF का कंटिन्यूटी आ रहा है, या हो सकता है DEF में से कोई एक प्लीट का कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। फिर बैक साइड में मोटर का बैक साइड का कवर खोलेंगे, देखेंगे वहां पर एक स्लिप रिंग लगी हुई रहती है, उसमें कार्बन ब्रश लगा हुआ रहता है। कार्बन ब्रश कहीं तो ओपन नहीं हो गया तो उसको चेक करेंगे। स्लिप रिंग को चेक करेंगे। स्लिप रिंग टू रोटर का जो कॉइल स्लिप रिंग में आकर कनेक्शन की हुई है, वो उस कॉइल को लीड को चेक करेंगे, है ना। सब चेक करेंगे वो कॉइल टू स्लिप रिंग टू कार्बन ब्रश टू टर्मिनेशन, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। डेफिनेटली दोस्तों आपको यहाँ इतना तक चेक करने में आपको कहीं ना कहीं एक लीड कटा हुआ मिलेगा, या हो सकता है कार्बन ब्रश ओपन होकर झूल रहा है, कार्बन ब्रश डैमेज हो गया है, इसके वजह से भी ओपन हो रहा है। स्लिपरिंग खो गया है, स्लिपरिंग खा गया है ना, स्लिपरिंग खा गया है, इसलिए कॉन्टेक्ट प्रॉपर्ली कार्बन ब्रश का कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारा सर्किट ओपन हो रहा है। ये सब इतना स्टेप बाय स्टेप 5, 6, 7 स्टेप चेक करने से आपको प्रॉब्लम यहाँ पर डेफिनेटली यही प्रॉब्लम रहता है, मिल जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इससे जस्ट मैंने अभी पहले आपको बताया कि मोटर चल रही है, जैसे ही स्टार्टिंग कर रहा है फ्यूज मार दे रहा है, रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है, केबल सही है, रेजिस्टेंस बॉक्स सही है, हम जैसे ही ऑन कर रहे हैं फ्यूज मार दे रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, हमारा जो रोटर कॉइल है वो शॉर्ट हो जाता है। रोटर कॉइल शॉर्ट हो जाता है, रोटर का जैसे ही शॉर्ट होता है तो रेजिस्टेंस बॉक्स उस टाइम कुछ काम नहीं करेगा। अगर कॉइल शॉर्ट है तो रेजिस्टेंस लगा के हम क्या करेंगे, हम जिसको चला रहे हैं उसका फ्यूज पहले से उड़ा हुआ है, दूसरा आदमी आके उसको जबरदस्ती चलाएगा तो चलेगा नहीं चलेगा। तो उस कंडीशन में यदि कॉइल शॉर्ट है रोटर का, अब चला रहे हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क उसका क्या होता है, बहुत ही हाई हो जाता है। यही कारण है कि इंडक्शन स्लिपिंग मोटर लगाते हैं ना। इंडक्शन स्लिपिंग मोटर में बाय रेजिस्टेंस बॉक्स देकर रोटर में आपको हम क्लोज करके चलाएंगे, लेकिन मेरा स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ेगा और साथ में क्या होगा, कंट्रोल करते हुए बढ़ेगा, है ना।
तो मान के चलिए कि रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, रोटर का कॉइल शॉर्ट हो गया, तो ये तो नॉर्मल स्क्वेयर गेज मोटर की तरह काम करेगी। ऑन करेंगे, रोटर का कोई फंडा नहीं रहेगा, ऑन करेंगे मोटर हाई पिकअप लेगी, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई हो जाएगा, फ्यूज मार देगा। ये सबसे बड़ा रीजन है। इसीलिए आप कहेंगे आपके माइंड में कि हम रोटर कॉइल को कैसे चेक करें। रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्शन खोल दीजिए, DEF का रोटर का कनेक्शन खोल दीजिए और स्टेटर में 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड कीजिए। अब जैसे स्टेटर में 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, यदि रोटर कॉइल सही होगा तो इसमें जो रोटर वोल्टेज है आपको नेम प्लेट में मिल जाएगा। रोटर वोल्टेज नेम प्लेट में रोटर वोल्टेज मिल जाएगा। आप वहां पर DEF में मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक कीजिए। सपोज रोटर वोल्टेज 150 या 160 वोल्ट है तो वहां पर 160 वोल्ट आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और यदि 160 वोल्ट वहां पर नहीं मिलता है तो रोटर कॉइल शॉर्ट हो गया, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप हो गया। मोटर को चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो जितना भी मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत सारा प्रॉब्लम जो बताया, इसमें आज का जो मोटिव था कि मोटर स्लो चल रहा है, मोटर जैसे ही चालू कर रहा है फ्यूज मार दे रहा है। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम इसमें आएगा। ये सब स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आप चेक करेंगे, आपको डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम फेस आउट हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। आप इसको ठीक कीजिए, आपका सिस्टम ओके हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का जो मैंने डिस्कशन किया आप लोगों के साथ, आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। और इसी उम्मीद के साथ आज का मैं क्लासेस को समाप्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों।